बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिदीन और डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को पढ़ा था और उससे पहले भी इस सीरीज की 4 वीडियोस हो चुकी हुई है। इनमें से हर वीडियो दूसरी वीडियो के साथ मुंसलिक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ये वीडियोस आपको इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। चलें, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। तो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर एक टेबल देख रहे हैं। ये एम्प्लॉयज की टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और कोर्स की कंप्लीशन डेट हमने रखी है। बेसिकली इस टेबल के अंदर 2 एंट्रीज का डाटा है, एक तो एम्प्लॉयज का और दूसरा कोर्सेज का, और इसके अलावा उनकी कंप्लीशन। तो ये एक रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से हमें एनोमलीज का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था हमें सबसे पहले टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आना होता है। हमने करना ये होता है कि उसके अंदर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उन मल्टी वैल्यूड्स को फिल करना होता है हमने। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम उसके अगेंस्ट नई रोज इंसर्ट करके तो उसका जो डाटा है वो कॉपी कर देते हैं। इस वक्त जो टेबल आपको नजर आ रही है उसमें रोज इंसर्ट हुई है लेकिन खाली है। ये खाली रो का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला डेटा है वही यही आएगा। और ये जो है ये मतलब हमारे पास एक रिकॉर्ड है मिस्टर अहमद का, उसके 2 कोर्सेज हैं, कोर्स 1 कोर्स 2। उनके नाम है C++ और जावा, और ये उनकी कंप्लीशन डेट आ रही है। अब ये जो कोर्स आईडी और कोर्स नेम है ये हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो पहले हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम इसे कैसे करेंगे? हम सिंपली ये करेंगे कि ये रोज इंसर्ट हुई है तो ऊपर वाला जो डाटा है वो हम नीचे कॉपी करते हैं। ओके जी, हमने वो नई रोज इंसर्ट करके उनके अंदर उनका डाटा फिल कर दिया। अब हम इसकी प्राइमरी की डिवाइस करेंगे। तो क्या हम एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं? देखें, एम्प्लॉय आईडी 1-2 टाइम्स आया, 2-3 टाइम्स आया है, तो रेपिटेशन हो रही है, तो हम एम्प्लॉय आईडी को नहीं बना सकते। क्या नाम को बना सकते हैं? रेपिटेशन है, नहीं बना सकते। एड्रेस को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या कोर्स आईडी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या कोर्स नेम को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या कंप्लीशन डेट को बना सकते हैं? देखिए, वैसे रेपिटेशन है, लेकिन अगर बादियों नजर हमें रेपिटेशन नहीं भी नजर आ रही तो हमें ये थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है कि एक डेट पे मल्टीपल लोग जो है कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं, तो कोर्स कंप्लीशन डेट में रेपिटेशन आ जाएगी, उसको हम नहीं बना सकते। अब हम क्या करेंगे, हम कंपोजिट प्राइमरी की बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी को हमने किसी ऐसे एट्रीब्यूट के साथ जोड़ना है कि ये जो वैल्यू है वो यूनिक हो जाए। अब अगर हम एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय नेम से जोड़ते हैं, 1 अहमद, 1 अहमद, 2 अरसलान, 2 अरसलान, 2 अरसलान, ये तो रेपिटेशन है। क्या एड्रेस से जोड़ लें, 1 कसूर, 1 कसूर, 2 लाहौर, 2 लाहौर, रेपिटेशन नहीं जोड़ सकते। अब हम इसको कोर्स आईडी के साथ जोड़ते हैं, एम्प्लॉय आईडी विद कोर्स आईडी, 1 1 1 2, इन दोनों में तो रेपिटेशन नहीं आई, 1 1 1 2, मतलब अगर मैं इकट्ठा करके पढ़ूं तो 11 12 बन रहा है, तो रेपिटेशन नहीं है। अच्छा, मैं इनको देखता हूं, 2 1 2 3 2 2, तो ये क्या बना, 21 23 22, रेपिटेशन नहीं है। वैसे इसको ऐसे करना नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर इनको हम जोड़ें तो क्या आता है हमारे पास। इसी तरह इसको चेक कर लेते हैं, 3 1 3 2, तो इसमें भी रेपिटेशन नहीं है। मतलब ये है कि अगर हम एम्प्लॉय आईडी को कोर्स आईडी के साथ जोड़ें तो हमारी रेपिटेशन खत्म हो जाती है, वैल्यू यूनिक हो जाती है। अब हमने देखना है कि क्या इनकी सारी वैल्यूज फील्ड है, कोई इनका कंपोनेंट खाली तो नहीं है, नहीं है, सारी वैल्यूज मौजूद है।
इसका मतलब है कि हम एम्प्लॉय आईडी को कोर्स आईडी के साथ जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कोर्स नेम के साथ अगर हम चेक करें तो वो भी हो सकता है 1 C++, 1 जावा, रिमूव होगी। 2 C++, 2 पाइथन, 2 जावा, 3 C++, 3 जावा। अगर हम एम्प्लॉय आईडी को कोर्स नेम से जोड़ेंगे फिर भी यूनिक है, लेकिन हमारे पास जब एक न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है तो हम ये करैक्टर बेस्ड वैल्यू की तरफ नहीं जाएंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो हमारी प्राइमरी की है वो न्यूमेरिक बेस्ड हो। तो जब हमारे पास एक न्यूमेरिक एट्रीब्यूट मौजूद था जो हमारे सिस्टम को यूनिक कर रहा था, तो हमें इसको जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है जी, हमारी प्राइमरी की डिवाइस होगी, तो प्राइमरी की क्या है हमारी? एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी। हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गई। अब यहां कुछ इश्यूज हैं, कुछ एनॉमलीज हैं। हमने एक वीडियो में देखा था कि हमारे पास 3 एनॉमलीज होती हैं: इंजर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली और मॉडिफिकेशन एनॉमली। अब वो कैसे हैं? देखें, अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय 4 आ जाता है लेकिन उसने कोर्स कोई नहीं किया हुआ, हमारे पास एक एम्प्लॉय आया है लेकिन उसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, तो क्या उसका डाटा हम यहां इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी चाहिए, लेकिन उसने तो कोई कोर्स नहीं किया हुआ। तो अब उसका डाटा हम यहां कैसे इंसर्ट? इसी तरह हमने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाना है, कोर्स नंबर 4 हमने करवा देना है डेटाबेस, तो क्या हम उसको यहां इंसर्ट कर सकते हैं? उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई एम्प्लॉय होना। लेकिन अभी कोई एक एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसने वो डेटाबेस का कोर्स किया हो, अभी हमने जस्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसको हम यहां पे एंटर नहीं कर सकते। जब आप एक फैक्ट की वजह से कोई दूसरा फैक्ट एंटर नहीं कर सकते तो हम कहते हैं ये इंजर्शन एनॉमली है। तो हम देख रहे हैं कि इस टेबल के अंदर इंजर्शन एनॉमली एग्जिस्ट करती है। इसी तरह हम देखते हैं डिलीशन एनॉमली। हमने देखा था कि हम किसी एक एंट्री का डाटा डिलीट करें और एक्सीडेंटली किसी दूसरी एंट्री का डाटा डिलीट हो जाए और उसका कोई रिकॉर्ड ना रह जाए, तो हम कहते हैं ये डिलीशन एनॉमली है। आप एक देखें, अगर ये एम्प्लॉय नंबर 2 अरसलान हमें छोड़ जाता है तो हम इसके रिकॉर्ड्स डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखें, यहां से C++ डिलीट हो जाएगा, पाइथन डिलीट हो जाएगा, जावा डिलीट हो जाएगा। अब C++ और जावा तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पाइथन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा। कभी हमने पाइथन का कोई कोर्स करवाया भी था या हम करवाते हैं, तो यहां से पूरे कोर्स का रिकॉर्ड ही गायब हो जाएगा। यह है डिलीशन एनॉमली। इस तरह डिलीशन एनॉमली, अगर मैंने C++ या जावा में कुछ चेंज करना है, मतलब मैं कहता हूं C++ को ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखना है विजुअल C++, यहां पे लफ्ज विजुअल लिखना है, तो मुझे कितनी जगहों पे चेंज करना पड़ेगा? यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यहां भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि अगर एक वैल्यू हमने मॉडिफाई करनी है और वो वैल्यू हमें डिफरेंट प्लेसेस पे जाके चेंज करनी पड़े, तो हम कहते हैं ये मॉडिफिकेशन एनॉमली है। तो यहां तीनों एनॉमलीज एग्जिस्ट करती हैं। अब इनको हमने रिमूव करना है। तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इन एनॉमलीज को रिमूव करने का तरीका है कि हम इस टेबल को नॉर्मलाइज करेंगे, और वो हमने स्टेजेस में करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने कर ली, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इन एनॉमलीज को रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि आप इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो वो हम कैसे करेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही है। इस कोर्स की पहली वीडियो में हमने कहा था कि हर नॉर्मल फॉर्म की कुछ शर्तें होती हैं, और अगर टेबल उन शर्तों को, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो हम कहते हैं कि वो टेबल उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी कि एक तो उसमें कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसकी प्राइमरी की होनी चाहिए। तो देखें, इस टेबल में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है और इसकी प्राइमरी की भी एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। देयर वाज 2 कंडीशन फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। द फर्स्ट वन, टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहली कंडीशन यही थी कि टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी देयर मस्ट बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन द टेबल। क्या शर्त है जी? देयर मस्ट बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और हमने एक वीडियो में देखा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। हमने कहा था जी कि अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के किसी एक कंपोनेंट पे फंक्शनली डिपेंडेंट हो, तो हम कहते हैं कि वो पार्शियल डिपेंडेंसी। इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, इट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अब हमने इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ले जाना है, तो इसकी दोनों शर्तें हमें सेटिस्फाई करनी है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब हमने दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हमने इस टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढनी है। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम उसको रिमूव करेंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती
तो हम कह देंगे कि ये टेबल ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब इसको आगाज करने से पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना, अगर तो टेबल की प्राइमरी की सिंगुलर है, सिंपल है, तो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। अगर प्राइमरी की में सिर्फ एक कंपोनेंट है तो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी कब आती है? जब एक नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के एक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट हो। तो जब कंपोजिट प्राइमरी की होगी, उसमें कंपोनेंट्स होंगे, तब नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल प्राइमरी की है, उसमें एक ही एट्रीब्यूट है, तो देयर इज नो चांस ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी, बिकॉज ना उसमें कंपोनेंट्स हैं और ना ही उसके अंदर कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी कंपोनेंट पे डिपेंडेंट हो सकता है। तो आपने पहली चीज देखनी है कि क्या आपके पास जो टेबल है उसकी प्राइमरी की सिंपल है। अगर तो सिंपल है तो मसला ही हल, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो टेबल है ये कंपोजिट प्राइमरी की है, तो ठीक है जी, हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब हमने इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढेंगे? हम प्राइमरी की के एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे और उसके अगेंस्ट ढूंढेंगे कि उस पर कौन कौन सा एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है। अब ये कैसे करना, बड़ा ख्याल कीजिएगा। प्राइमरी की पहली वैल्यू को पकड़ें, कितनी दफा आई है? 2 दफा। दोनों दफा उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम चेक करें, क्या सेम है कि डिफरेंट है? 1 अहमद, 1 अहमद सेम है। लेकिन अभी हमने फैसला नहीं करना, बाकी वैल्यूज को भी चेक करना है। 2 कितनी दफा आई है? 3 दफा। तीनों दफा 2 अरसलान, 2 अरसलान, 2 अरसलान। 3 कितनी दफा आया? 2 दफा। दोनों दफा उमर, उमर। तो मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी हो तो मैं उसका एम्प्लॉय नेम मालूम कर सकता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं जी एम्प्लॉय आईडी 2 का नाम क्या है, तो आप बिला झिझक बगैर सोचे कह सकते हैं कि वो अरसलान है। क्योंकि अगर यहां 2 नाम आ रहे होते, ये 2 अरसलान होता, ये 2 फहद होता, तो हम कह सकते थे ये 2 डिफरेंट वैल्यूज है, तो मैं नहीं बता सकता कौन से 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां 2 3 टाइम्स है एंड 3 टाइम्स ये अरसलान है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये एम्प्लॉय नेम की वैल्यू को मालूम कर रहा है, या एम्प्लॉय नेम की वैल्यू डिटरमिन हो रही है एम्प्लॉय आईडी से। इसी को हम कहते हैं कि एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पर। अब उसको हमने नोट करना है, तो कैसे करेंगे? इन डिपेंडेंसीज को हम नोट करते हैं। पहले आप अपना डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ये जो प्राइमरी की का कंपोनेंट होता है इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। एरो लगाएंगे, ये एरो डिपेंडेंसी को जाहिर करता है। ये एरो बताएगा कि इस साइड पे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट हैं। अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी हो तो हम एम्प्लॉय नेम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम। अब ये चीज जाहिर कर रही है कि एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पर, कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू हो तो हम एम्प्लॉय नेम की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस चेक करते हैं। 1 कसूर, 1 कसूर। लेकिन एक वैल्यू को या एक वेरिएशन को चेक करके फैसला नहीं कर लेना, बाकी भी देखने हैं। 2 लाहौर, 2 लाहौर, 2 लाहौर। बात समझ में आ रही है कि एड्रेस जो है वो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। लेकिन तीसरे को भी देख लें, 3 लाहौर, 3 लाहौर। मतलब अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी हो तो मैं एड्रेस की वैल्यू मालूम कर सकता हूं। तो हम कहते हैं कि एड्रेस भी फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे। उसके आगे कोर्स आईडी, कोर्स आईडी जो कि खुद प्राइमरी का कंपोनेंट है, इसे चेक नहीं करना। उसके बाद अगला है कोर्स नेम, 1 C++, 1 जावा। पहले ही लेवल पे हमें वेरिएशन मिल गई है, वो चेंज है, मतलब ये इस पे डिपेंडेंट नहीं। हम कहेंगे कि कोर्स नेम जो है वो एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है, बात खत्म होगी। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट डेट को चेक करते हैं, 141 127, फिर चेंज मिल गया है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो कोर्स कंप्लीट डेट है ये भी एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट नहीं। तो आपने पहला कंपोनेंट पकड़ा और सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स चेक। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसका फैसला हो गया, इसका फैसला हो गया। अब हम इसको देखेंगे, इस पे कौन कौन डिपेंडेंट है। 1 कितनी दफा आया? 1 1 1। तीनों दफा कोर्स नेम क्या है? 1 C++, 1 C++, 1 C++। अच्छा, 2 जावा, 2 जावा, 2 जावा।
3 पाइथन। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोर्स आईडी हो तो मैं कोर्स नेम बता सकता हूं, क्योंकि कोर्स आईडी की वैल्यू जितनी दफा भी आ रही है कोर्स नेम सेम आ रहा है, और मैंने सारी वेरिएशंस के लिए चेक किया। तो मैं कहता हूं कोर्स आईडी पे डिपेंडेंट है कोर्स नेम। ओके जी, अब इसका फैसला भी हो गया, अब रह गया ये। तो क्या कंप्लीट डेट कोर्स पे डिपेंडेंट है? 141 145 141, एक चेंज हमें मिल गया। अगर तीनों ही 41 होते तो हमें आगे चेक करने की जरूरत थी, लेकिन चलिए चेक कर ले। 227 229 दो अलग चीजें हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोर्स आईडी हो तो हम कंप्लीशन डेट नहीं बता सकते। इट मींस कि कंप्लीशन डेट जो है वो कोर्स आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी। अब फिर कंप्लीशन डेट किस पे डिपेंडेंट है? ये ना तो एम्प्लॉय आईडी पे है और ना ही कोर्स आईडी पे है, तो फिर ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है पूरी प्राइमरी की पे। ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। हमने कहा था कि अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी पार्ट पे डिपेंडेंट हो तो हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी है, और अगर वो पूरी की पे डिपेंडेंट हो तो वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ये जो कंप्लीशन डेट है ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी रखता है। ये डिपेंडेंट है इंप्लॉय आईडी पे और कोर्स आईडी पे। डिपेंडेंट है कंप्लीट डेट। कैसे? अब देखें, मैं अगर आपको अकेला एम्प्लॉय आईडी दूं आप कंप्लीशन डेट नहीं बता सकते। मैं कहता हूं जी एम्प्लॉय आईडी 1 की कंप्लीशन डेट बताएं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि एक दफा 41 आ रहा है, एक दफा 27 आ रहा है। अगर मैं अकेला कोर्स आईडी देता हूं तो आप तब भी नहीं बता सकते। कोर्स आईडी 1 की कंप्लीशन डेट क्या है? 4145, दो डिफरेंट आ रही है तो हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं दोनों बताता हूं, मतलब मैं कहता हूं जी एम्प्लॉय आईडी 2 का कोर्स 1 कंप्लीशन डेट, अब 2 कोर्स 1 इसकी कंप्लीशन डेट क्या है? कोई डाउट? कोई ऐसा सीन है कि हमें दो रिकॉर्ड्स मिले और दो डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएं? ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है और उसमें एक ही वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि ये जो कंप्लीशन डेट है ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी रखता है। ये डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी के ऊपर। ठीक है जी, ये हमारे पास टेबल है, इसकी हमने सारी डिपेंडेंसीज निकाल ली हैं। इसमें दो पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं और एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हमने क्या करना है, इस टेबल को इन डिपेंडेंसी के मुताबिक ब्रेक करना है, तोड़ना है, नॉर्मलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाली डिपेंडेंसी लेते हैं। हर डिपेंडेंसी की एक अलग टेबल बनेगी। तो पहली टेबल बनेगी एम्प्लॉय की। उसमें क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एड्रेस है। तो हम एक टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एड्रेस। अच्छा, अब इसके अंदर हमने एंट्रीज करनी है, तो कितनी करनी है? देखिए यहां जितनी रेपिटेशन है वो खत्म कर देनी है, हर एक को डिस्टिंक्ट यूनिक लेना है। तो एक अहमद है, दूसरा अरसलान है, तीसरा उमर है, तो हमारे पास सिर्फ 3 एंट्रीज होनी है। 1 2 3। पहला है अहमद, दूसरा है अरसलान और तीसरा है उमर। और इनका एड्रेस एज इट इज आ जाएगा। अहमद का कसूर है, दो दफा नहीं लिखने की जरूरत, हम जस्ट एक दफा लिखेंगे। अरसलान लाहौर है। अच्छा जी, इस टेबल का नाम होगा एम्प्लॉयज।
अब दूसरा टेबल आ जाएगा कोर्स आईडी और कोर्स नेम, तो हम एक टेबल बनाएंगे। Jackson. ओके जी, हमारे पास टोटल कितने कोर्सेज हैं? सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, 3 कोर्सेज हैं। तो हम उनकी 3 ही एंट्रीज करेंगे, रेपिटेशंस खत्म कर देंगे। जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं उनकी रेपिटेशंस खत्म कर देनी है, उनको जस्ट वंस लिखना है। तो 1 2 3 सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। उसके बाद आगे तीसरी डिपेंडेंसी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, कोर्स आईडी और कंप्लीशन डेट है। ये चूंकि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो ये कंप्लीट आएगी। इस टेबल का नाम हम रख देंगे कोर्स। तो हमारे पास 2 टेबल हो गए, एक एम्प्लॉयज का, एक कोर्सेज का। अब एक तीसरी टेबल हमने बनानी है जो कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के अगेंस्ट होगी। अब ये चूंकि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो इसमें रेपिटेशन तो है ही नहीं, रेपिटेशन हमेशा पार्शियल डिपेंडेंसी में होती है, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, लिहाजा इसको एज इट इज बनाना है। तो अब एक टेबल बनेगा जिसमें 3 एट्रीब्यूट होंगे, एम्प्लॉय आईडी, कोर्स आईडी और कंप्लीशन डेट। इसमें टोटल कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज बनेंगी हमारी। ओके जी, इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी, यहां आ जाएगा कोर्स आईडी और यहां आ जाएगा कंप्लीट डेट। अब ये पूरा कॉलम एम्प्लॉय आईडी का कंप्लीट कॉलम इधर कॉपी होगा, कोर्स आईडी का कंप्लीट कॉलम इधर कॉपी होगा और कंप्लीट डेट का कंप्लीट कॉलम। तो 1 1 2 2 2 3 3, 1 1 2 2 2 3 3, ये क्या है? 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2, और ये जो उनकी कंप्लीट डेट्स हैं वो हम यहां पे एज इट इज कॉपी कर देंगे कि 1 1 की कंप्लीट डेट क्या है? 4 1 16, 4 1 16। इसी तरह से हम बाकी भी कॉपी करने के बाद अब आप देखें इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, फिल है, एम्प्लॉय आईडी। इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी? कोर्स आईडी। बेसिकली तो ये हम जब अपनी डिपेंडेंसीज निकाली थी, हमने जो डिटर्मिनेंट्स निकाले तो वही हमारी प्राइमरी कीज है। सो इस डिपेंडेंसी के अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी को डिटर्मिनेंट माना था तो हमने उसको प्राइमरी की बना दिया। इसके अंदर हमने कोर्स आईडी को डिटर्मिनेंट माना था तो हमने उसको प्राइमरी की बना दिया। इसके अंदर हमने 2 डिटर्मिनेंट्स निकाले, एम्प्लॉय आईडी, कोर्स आईडी, तो इसकी ये दोनों मिलके प्राइमरी की बन जाएंगे और इस टेबल का नाम होगा एम्प्लॉय कोर्सेज या एम्प्लॉय रिजल्ट्स, एम्प्लॉय डैश कोर्स कहते हैं। डेटाबेस के अंदर हर टेबल का नाम देना जरूरी होता है। तीनों डिपेंडेंसीज के अगेंस्ट 3 टेबल्स बना दिए, उनके नाम रख दिए, उनके डिटर्मिनेंट्स या उनकी प्राइमरी कीज डिवाइस कर दी। अब हमारी ये जो 3 टेबल्स हैं ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। 2 कंडीशंस थी, पहली ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो क्या ये टेबल सारी की सारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? ये बिल्कुल है। दूसरी, इनके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। तो क्या इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है? मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर प्राइमरी की हो, अगर एक एट्रीब्यूट हो तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती। इसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट है तो कोई नहीं है। इसमें भी एक एट्रीब्यूट है, इसमें भी पार्शियल डिपेंडेंसी कोई। इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट है
और वो हमने यहां डिटरमिन किया हुआ है कि वो दोनों के ऊपर पार्शियल डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अब चूंकि इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो चूंकि सारे के सारे टेबल्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी आ गए हैं और उनमें पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि अब ये जो टेबल्स हैं ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो हम यहां नीचे लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन दीज टेबल्स, सो दीज टेबल्स आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। कोई चीज समझ में नहीं आई या कोई मजीद एलेबोरेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहां से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको मजीद एलेबोरेट कर दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे और हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इसका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसको साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।